नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में। तीसरा वीडियो होगा मेरा, जिसमें मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन्स को कवर कर रहा हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने नाउन्स के कुछ रूल्स शेयर किए थे, उसी का ये कंटिन्यू अगला पार्ट है। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इससे पहले हम लोगों ने नाउन में कुछ रूल्स देखे थे। 4-5 रूल हमने कॉमन नाउन का और प्रॉपर नाउन का और एक कलेक्टिव नाउन का देखा था, जिसमें मैंने उसको डिटेल में बताया है। अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें उससे पहले, उसके बाद इसको देखें, बेहतर समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रूल नंबर 6 के। 5 रूल्स मैंने वहाँ पे शेयर कर रखे हैं, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 6 है, मटेरियल नाउन डज नॉट टेक एनी आर्टिकल ए एंड द। जैसे आपको पता है कि जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, इसमें एक वीडियो अलग से बनाएंगे इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो इनका यूज़ हम लोग मटेरियल नाउन के आगे नहीं करते हैं, यानी कि जो पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है। वो लोग अपना नोट कर सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी। तो अब देखिए, जैसे मटेरियल क्या होता है, जो कोई चीज़ मटेरियल से बनती है उसको सिल्वर, कॉटन या गोल्ड या आयरन, ये सारा मटेरियल हमारा होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कॉटन इज़ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब नगद भुगतान करने वाली आपकी ये फसल होती है, नगदी फसल इसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं द कॉटन इज़ कैश क्रॉप। तो यहाँ पे देखिए, कॉटन जो आपका है ये आपका मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले आपका दा लग गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही आपका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा कॉटन इज़, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कॉटन इज़ कैश क्रॉप। तो आपके जो आर्टिकल होते हैं वो ए एन द होते हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो में जल्द ही कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है जेंडर। जेंडर मतलब कि जैसे हिंदी में हम लोग 4 तरह के जेंडर देखते हैं, यहाँ भी आपके 4 तरह के जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो इनको हम लोग हिंदी में देख सकते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग जेंडर। पुल्लिंग जेंडर में आपके जो पुरुषवाचक होते हैं, पुरुष की तरह यूज़ होते हैं, वो आते हैं जैसे मैन, टाइगर, बुल, डॉग, फॉक्स। ठीक इसी का जस्ट अपोजिट होता है फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीवाचक, जिसको हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसमें आपका मैन का वोमेन हो जाता है, मैन पुरुष हो जाता है, वोमन स्त्री हो जाती है। टाइगर का टाइग्रेस हो जाता है, बुल का काऊ हो जाता है, डॉग का बिच हो जाता है, फॉक्स का विक्सन हो जाता है। तो इस जेंडर से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इसका फेमिनेटिव क्या होगा, इसका मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा। कॉमन जेंडर में जो ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जो ना तो डायरेक्ट पता नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, टीचर दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट, चाइल्ड, पुलिस। इस तरीके से ये जो वर्ड हैं ये आपके कॉमन जेंडर में आते हैं। न्यूट्रल जेंडर में ये ना तो जीवित होते हैं ना तो मृत होते हैं, यानी कि ये इनको हम लोग बोलते हैं नपुंसकलिंग। मेल और फीमेल ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्स, कार, की, बैट, पेन, बस, रेडियो, एक तरीके से कह सकते हैं ये निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। तो आई होप ये जेंडर आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अब इसका एक रूल है, इसके बाद रूल नंबर 7 वो हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग आर कंसीडर एज न्यूट्रल जेंडर। इनका कहने का मतलब है अगर समूहवाचक संज्ञा किसी जीवित प्राणी को दर्शाता है तो वो उसको हम लोग नपुंसकलिंग मानेंगे।
यानी कि समूहवाचक संज्ञा अगर किसी लिविंग बीइंग को यानी कि किसी जीवित प्राणी को दर्शाता है तो हम लोग इसको न्यूट्रल जेंडर मानेंगे, यानी कि नपुंसकलिंग मानेंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे अमित हैड हार्ड। अब देखिए हार्ड यहाँ पे जो होता है वो ग्रुप होता है, तो ये हमारा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। हार्ड किसका है, काउस का है। हार्ड ऑफ काउस यानी कि गायों का झुंड कह सकते हैं इसको। हार्ड ऑफ काउस गायों का झुंड, गायों का झुंड है। तो अमित हैड ए हार्ड ऑफ काउस यानी कि अमित के पास एक गायों का झुंड है, झुंड था। ही केप्ट ए हर्ट्समैन टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी की केयर करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, किसी की केयर करना। हर तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर्ड ऑफ काउस यानी कि जो गायों का झुंड है, तो यहाँ पे गायों का झुंड है यानी कि वो लिविंग बीइंग है, यानी कि प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए जो हम यहाँ पे प्रोनाउन लगाएंगे वो हम लोग हर ना लगा के इट लगाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा इट। तो यहाँ पे हमारा ये हर ना होके इट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब समूहवाचक संज्ञा किसी जीवित प्राणी को दर्शाती है तो वो न्यूटर हो जाता है, न्यूटर जेंडर हो जाता है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लें और समझने के लिए। जैसे मस्कुलाइन में लड़के के लिए ही लगाते हैं, लड़की के लिए सी लगाते हैं, और जब दोनों ना हो तो इट लगाते हैं। ठीक है, ही सी इट। तो ये याद रखिएगा, ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है, और ये न्यूट्रल के लिए होता है, यानी कि ना मेल होगा ना फीमेल होगा। तो यहाँ पे ही सी इट तीनों समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए हार्ड ऑफ काउस के लिए यहाँ पे हर की जगह इट हो जाएगा। हर अगर है तो इसका मतलब इसके बाद हम देखिए ही का हिज हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट होता है। ठीक है, तो ये आपका अब यहाँ पे हर की जगह इट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा हो। तो आगे हम लोग देखेंगे रूल नंबर 8। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यंगर चिल्ड्रेन, यानी कि जो बेबी होते हैं। जब कोई बेबी होता है तो हमें नहीं मालूम होता है, वो उसके लिंग के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती। जहाँ भी आपको किसी जानवर या किसी व्यक्ति के बच्चे या किसी के भी बारे में अगर आपको लिंग के बारे में डायरेक्ट जानकारी नहीं हो रही तो वहाँ पे हम लोग न्यूट्रल जेंडर यूज़ कर सकते हैं। छोटा बच्चा होता है, हमें नहीं मालूम होता है वो लड़की है कि लड़का है, तो उसको हम लोग एज ए न्यूट्रल जेंडर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग घरों में चूहा देखते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में नहीं मालूम होता कि वो न्यूट्रल है कि मेल या फीमेल है, तो कुछ नहीं पता चलता है। तो वहाँ पे हम लोग ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा कि मेल फीमेल है, तो वहाँ पे हम लोग न्यूट्रल जेंडर यूज़ कर सकते हैं, नपुंसकलिंग इसको एज ए नपुंसकलिंग यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के तहत, द बेबी लव्स हिज टॉय। तो देखिए बेबी यहाँ पे जो है छोटा बच्चा है, इसके बारे में नहीं मालूम हो रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसके लिए जो प्रोनाउन लगाएंगे वो इट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए द बेबी लव हिज टॉयज, यानी कि वो अपने खिलौनों से प्यार करता है। लेकिन बेबी को हम एज ए न्यूट्रल जेंडर जब ले लेंगे तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, क्योंकि हिज जो होता है वो ही के साथ होता है, और ही जब लड़का होगा तब होगा, और जब लड़की होगी तो हर हो जाएगा। लेकिन जब ना लड़का है ना लड़की है, इट है, तो ये इट्स हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बेबी आपका जो है एक यंगर चिल्ड्रन है, बहुत ही छोटा बच्चा है जिसके लिंग के बारे में जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा गलत। ये सेंटेंस अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसकी जगह क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बेबी है ये हमारा हो गया न्यूट्रल जेंडर, हमने इसको मान लिया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, द माउस। यहाँ पे देखिए माउस आया
तो माउस बहुत ही छोटा एनिमल है, उसके बारे में हमें नहीं जानकारी कि मेल है या फीमेल है, वो मस्कुलाइन है कि फीमेनाइन है। तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन हो कि जब उसके बारे में जानकारी ना हो, तो उस नाउन को हम कैसे में मानेंगे, न्यूट्रल जेंडर में मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द माउस लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पंच्ड ऑन हिम, यानी कि चूहे ने अपनी पूंछ खो दी जब उसके ऊपर एक कैट ने पंच किया, यानी कि कूदी। तो लॉस्ट हिज, देखिए यहाँ पे हिज आया है, तो यहाँ पे आपको पता है हिज किसके साथ आएगा, ही के साथ। ही यानी कि जब मेल होगा, जब मैस्कुलाइन जेंडर होगा, और शी होता तो हर हो जाता। लेकिन ये है क्या, न्यूट्रल जेंडर है, तो न्यूट्रल जेंडर में यहाँ पे हिज की जगह क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। तो जब इट्स लगा देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा सही, अदरवाइज ये सेंटेंस था गलत। हिज ये गलत होगा, इसकी जगह आपका आएगा आंसर में इट्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जब कोई छोटे बच्चे की बात हो या बहुत ही छोटे किसी एनिमल्स की बात हो, तो वहाँ पे जहाँ पे हमें उसके जेंडर के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे हम लोग न्यूट्रल जेंडर उसको काउंट करेंगे, नपुंसक लिंग की तरह उसको काउंट करेंगे। चलिए अगला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 9। ये रूल नंबर 9 हमें बताता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड एज दे आर कंसीडर्ड एज ए मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। कह रहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना जीव के, यानी कि बिना लाइफ के, उसको हम ऐसे पर्सोनिफाइड कर दें, यानी व्यक्ति की तरह उसको मान लें, किसी व्यक्ति की तरह उसको ट्रीट करें, तो वहाँ पे जो हमारा कंसीडर होगा वो मैस्कुलाइन जेंडर में, यानी कि पुरुषवाचक में आपका अगर स्ट्रेंथ, ताकत दिखाता है। क्योंकि जो एक विचार रहता है कि पुरुषों की तरफ स्ट्रेंथ और वायलेंस, यानी कि जो ये मैस्कुलाइन जेंडर होता है, इनका जो है स्ट्रेंथ और वायलेंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, तो इसको एज ए मैस्कुलाइन जेंडर मान लिया जाता है। जैसे सन, अगर सन किसी व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, ऐसे ही समर, ऐसे ही विंटर, टाइम और डेथ, तो उसको हम लोग एज ए मैस्कुलाइन जेंडर मानेंगे, यानी एक व्यक्तिवाचक की तरह, पुरुषवाचक की तरह उसको मानेंगे, पुरुष की तरह। इसी तरह से फेमिनाइन जेंडर जब ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस, यानी कि सुंदरता को दिखाए, किसी की सज्जनता को दिखाए, किसी की महानता को दिखाए, तो ऐसे अगर वर्ड आ जाते हैं जिसमें आपका अर्थ होगा, मून होगा, स्प्रिंग होगा, नेचर होगा, मर्सी होगा, इस तरह के वर्ड्स जब आएंगे तो इनको हम लोग क्या मानेंगे, फेमिनाइन, यानी कि एज ए स्त्री जेंडर मानेंगे, स्त्री की तरह मानेंगे। और अगर हमारा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, किसी की ताकत दिखा रहा है, और कोई वायलेंस दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा उत्पात दिखा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग जो है इसको मैस्कुलाइन जेंडर मानेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 9, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बिना लाइफ के उसको व्यक्ति की तरह मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग जो है हिंदी में पढ़ते हैं कि हिमालय ने चारों तरफ से भारत को घेर रखा है और वो हमारे एक सैनिक की तरह हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ पे हमने हिमालय को क्या मान लिया, सैनिक मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय हमारा जो है तो विदाउट लाइफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको हम लोगों ने पर्सोनिफाइड कर दिया, एक सैनिक मान लिया। तो यहाँ पे ये हमें क्या करता है, ये हमें सुरक्षा दे रहा है, तो दूसरे देश की सेनाओं से हमें बचा रहा है। तो यहाँ पे ये मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वायलेंस दिखा रहा है, या स्ट्रेंथ या वायलेंस दोनों में से कोई एक दिखा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा हिमालय है वो हमारी रक्षा कर रहा है एक सैनिक की तरह। तो यहाँ पे हिमालय एज ए मैस्कुलाइन जेंडर यूज़ होगा। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है द सन। द सन कम फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड विथ हर ब्रिलियंट स्टोर द वेल ऑफ डार्कनेस। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है द सन कम बिहाइंड द क्लाउड्स। क्लाउड्स होने बादलों के पीछे से सूरज बाहर आता है। विथ हर ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मीन्स होता है उसकी जो चमक होती है, दीप्ति जो होती है, उसके साथ। और क्या करता है, टोर, टोर मतलब फाड़ देता है, बिल्कुल चीर देता है। तो वेल ऑफ डार्कनेस, वेल ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, सॉरी।
डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, यानी कि अंधेरे के जो आवरण होता है, वेल ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का आवरण जो होता है उसको क्या करता है, फाड़ देता है। तो आपने देखा यहाँ पे उसने एक ऐसा काम किया कि जिसमें हमारा ताकत और वायलेंस लगभग आ रहा है, यानी कि उसने फाड़ दिया। फाड़ने के लिए हमें किसी की ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और फाड़ने में हमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सन को हमने, भाई फाड़ेगा कौन, फाड़ेगा कोई व्यक्ति की तरह जब कोई कार्य करेगा तभी तो फाड़ेगा, सन तो को नहीं फाड़ने आ रहा है, सन तो वहाँ ऊपर जो है वहाँ से रोशनी दे रहा है। तो यहाँ इसको एज ए हमने पर्सन मान लिया, वो अंदर से निकलता है बादलों से और अपनी चमक के माध्यम से वो क्या करता है कि अंधेरे के आवरण को फाड़ डालता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे मानेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर मानेंगे, एक पुरुष की तरह मानेंगे इसको। तो अब देखिए यहाँ पे गलती क्या हुई है इस सेंटेंस में, जब हम द सन कम, सन हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो जब हम सन को एज ए मैस्कुलाइन जेंडर मान लेंगे तो आपको पता है मैस्कुलाइन जेंडर ही के साथ हमारा क्या आएगा, ही के साथ हमारा हिज आएगा, ही के साथ हमारा हिज आएगा। तो जब ये मेल है सन, तो यहाँ पे इसके लिए आपका ये देखिए, यहाँ पे इसके लिए हमारे पास हर ना लिख के हमें इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, हिज लिखना पड़ेगा, हमें हर की जगह हिज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैस्कुलाइन जेंडर में आ जाएगा। और मैस्कुलाइन में हमने बताया है ही के साथ हिज आता है और फेमिनाइन में सी के साथ हर आएगा, और आपका अगर न्यूट्रल जेंडर होएगा तो इट के साथ इट्स आएगा। तो यहाँ पे आपकी ये गलती पकड़ में आई, और यहाँ पे जैसे ही आपने हिज लगाया ये सेंटेंस हो गया आपका सही। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अगला एग्जाम्पल, नेचर ऑफर हिज लैब टू हिम दैट सीक इट। अब देखिए नेचर ऑफर, नेचर जो होता है वो ऑफर करता है, एक अवसर देता है आपको, किस चीज़ का, हिज लैप, लैप माने होता है गोद, और गोद एक ऐसा वर्ड है जो आप जैसे ही इसको माइंड में लाएंगे तो समझ जाएंगे। लैप आपको कौन ऑफ़र करता है, आपकी माँ ऑफ़र करती हैं, आपके घर में आपको प्यार करने वाले ऑफ़र करते हैं। तो हमने कहा था कि जहाँ पे ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी जेंटलनेस और ग्रेसनेस फुल आ जाए, यानी कि जेंटलनेस सज्जनता आ जाए, तो आप सज्जन होंगे तभी तो किसी को गोद में लेके खिलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे, और ब्यूटी खूबसूरत, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेचर आपको ऑफ़र कर रहा है क्या, लैप, अपनी गोद ऑफ़र कर रहा है। भाई नेचर कोई व्यक्ति तो नहीं है जो आपको गोद ऑफ़र करेगा, आपके बच्चों आपको जो है गोदी में लेके खिलाएगा, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति की तरह उसको मान लिया है, ठीक है, एक पर्सन की तरह उसको हम लोगों ने माना है, और मानने की नेचर हमें एक ऐसी गोद प्रदान करता है जिसकी हम लोग तलाश करते हैं। तो जब हमें नेचर एक माँ की तरह ट्रीट कर रहा है, प्रकृति हमें एक अपने चाहने वाली माँ की तरह ट्रीट कर रहा है, तो माँ हमारी, और यह हमें वही हमें लैप यानी कि हमें गोद प्रदान करती है। तो यहाँ पे ये किसको डोनेट करेगा, ये हमें डिनोट करेगा फेमिनाइन जेंडर को, यानी कि ये स्त्रीवाचक में जाएगा। जब ये स्त्रीवाचक में जाएगा तब देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रही है, फिर नेचर ऑफ़र, तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, इसको हम सही करते हैं। देखिए इसमें कैसे होगा, जब नेचर हमारा ऑफ़र कर रहा है हमको लैप, तो ऑब्वियसली बात है कि लैप हमें यानी कि गोद जब हमें प्रदान कर रहा है तो ये एक फेमिनाइन जेंडर होगा। जब फेमिनाइन जेंडर होगा, मैंने कहा था शी के साथ हर हो जाता है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर में। तो देखिए नेचर हमारा जब फेमिनाइन हो गया तो इसके साथ हिज नहीं आएगा, हिज हमारा गलत है, इसके साथ क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हर लगाया, ये एक सेंटेंस हमारा हो जाएगा सही, ठीक है, इसके बाद ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अर्थ गोज राउंड, अगला क्वेश्चन है, द अर्थ गोज राउंड द सन इन 365 डेज, यू कैन कैलकुलेट हर स्पीड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रूल अलग लगेगा। अभी हमने रूल में बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है, तब तो हम ये मानते हैं, लेकिन जब किसी साइंस की बात हो, जब हम उसमें एज ए उसको साइंस की तरह ट्रीट करेंगे, तब वहाँ पे हम लोग इन दोनों को नहीं मानेंगे, फिर हम उसको न्यूट्रल जेंडर में ले जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसका, द अर्थ गोज राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर
चक्कर लगाती है कितने दिनों में? 365 डे में। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड, कैलकुलेट हर स्पीड, यानी कि जब उसकी स्पीड को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो व्यक्ति तो नहीं हुआ, एज ए साइंस, एज ए सब्जेक्ट आप मैथ या साइंस में उसको कैलकुलेट करेंगे। तब यहाँ पे जब मैथ या साइंस की तरह हम उसमें कैलकुलेशन करने लगे या कुछ करने लगे एज ए साइंस की तरह, तो हम यहाँ पे इसको न्यूट्रल जेंडर में ही देखेंगे। तो यहाँ पे गलती क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। द अर्थ गोज राउंड द सन इन 365 डेज, कैन यू कैलकुलेट हर स्पीड। तो हर यहाँ पे यानी उसकी स्पीड के लिए आया है, किसकी? इसको जब हमने अर्थ को क्या मान लिया, फेमिनाइन जेंडर, क्योंकि हमें पता था कि अर्थ हमारा फेमिनाइन जेंडर में आता है। भाई ये ब्यूटी को शो करता है, रात में चांद देख के कुछ लोग खाना खाते हैं और रात में चांद देख के हम लोग उसको अपने बच्चे को भी बताते हैं, देखो मामा आपको देख रहे चंदा मामा। तो यहाँ पे तो ये फेमिनाइन जेंडर में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एज ए साइंस में चला गया और साइंस में जाने के कारण हम इसके साथ न्यूट्रल जेंडर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका जो है हर गलत हो जाएगा, इसके साथ हमें इट्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम इट्स लगाएंगे ये हो जाएगा सेंटेंस सही। इसी के साथ यहाँ पे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की एक चार्ट दी जा रही है, जो आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। इनसे आपसे पूछे जा सकते हैं कोई भी आपके मैस्कुलाइन या फीमेलाइन से। तो इसको मैं एक ऐसी नज़र में आपको दिखा रहा हूँ, अब इनको नोट कर लीजिएगा। इसको बनाने के कुछ रूल्स भी हैं यहाँ पे, जिन्हें भी एक आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं जिनकी आप मीनिंग्स देख लीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, बाय यूजिंग एन डिफरेंट वर्ड और बाय यूजिंग ES टू द मैस्कुलाइन जेंडर। तो इस तरीके से आप इनको जो है मैस्कुलाइन जेंडर में बनाने के लिए ES का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा रूल है बाय एडिंग ES आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवेल्स ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नंबर्स। नंबर्स हमारे सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सिंगुलर, जैसे फैन, तो इसका प्लूरल हो जाएगा फैंस। बॉक्स, बॉक्सेस। मैन, मैन। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैन का मैन हो गया, इसमें अंदर चेंज हुआ है। टूथ का टीथ हो गया, जैसे फूट का फीट होता है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बनाते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सिंगुलर से प्लूरल में बदलाव करते हैं। वो रूल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। पहला रूल है, तो यहाँ पे इसको मैंने दिया, हाउ आर प्लूरल्स फॉर्म्ड, यानी कि बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। इसको आप लिख लीजिए, इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल्स है, प्लूरल के रूल्स हैं, यहाँ पे हमने 7 रूल बताए हैं, तो वो 7 रूल हम यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करने जा रहे हैं। तो पहला रूल है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। एस सिंपल सा ऐड कर दो, जो भी आपका सिंगुलर दिया है, जैसे बॉय है तो इसको बॉयज़ कर दीजिए, टेबल है टेबल्स हो जाएगा, डॉलर है डॉलर्स हो जाएगा, आउल है आउल्स हो जाएगा। सिंपल सा एस ऐड कर दिया। दूसरा है बाय एडिंग ES टू नाउन एंडिंग इन। अगर हमारा जो भी सिंगुलर नाउन है, अगर उसके आखिरी वाला वर्ड हमारा S, SH, CH या X आता है, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। तो उसमें हम लोग ES ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, मास, तो मास में लास्ट में क्या है, S है, लास्ट में S, CH, SH या X हो तो हम उसमें ES जोड़ते हैं। जैसे डिश, तो डिशेज हो जाएगा, बेंच, बेंचेस हो जाएगा, फॉक्स, फॉक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका प्लूरल बना सकते हैं। चलिए अगला, तीसरा जो इसका रूल है वो है बाय एडिंग ES टू नाउन एंडिंग इन O। सेम यहीं पे इसको हम रख सकते थे O को, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसीलिए इसको अलग रखा है। तो यहाँ पे जिस नाउन के सिंगुलर में O आता है आखिरी में, जैसे बफेलो, तो इसमें भी आपको वही ES ही ऐड करना है। इसमें ही आ सकता था ये रूल,
लेकिन इसके लिए कुछ अपवाद भी हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसीलिए इसको अलग रखा है। तो बफेलो का बफेलोज हो गया, ठीक है। ऐसे मैंगो का मैंगोज हो जाएगा, हीरो का हीरोज हो जाएगा, पटैटो का पटैटोज हो जाएगा, कार्गो का कार्गोज हो जाएगा, इको का इकोज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ई एस ही ऐड करना है जहाँ पे आखिरी में ओ आता है। देखिए यहाँ पे आखिरी में ओ आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आपका सिंगुलर में नाउन में ओ आता है वहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, ई एस वहाँ पे भी ऐड करेंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद एक्सेप्शंस हैं, जैसे डायनमो। देखिए यहाँ पे भी ओ आ रहा है, लेकिन ये नियम इस पर लागू नहीं होता है। हर रूल्स के कुछ अपवाद होते हैं, तो उनके ऊपर वो रूल्स लागू नहीं होते, तो इनको हमें स्पेशली अलग से देखना पड़ेगा। तो डायनमो को डायनमोस हो जाता है, सोलो का सोलोज हो जाता है, रेशियो का रेशियोस हो जाता है, कैंटो का कैंटोस हो जाएगा, मेमेंटो का मेमेंटोस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड आप ज़रूर देख लीजिएगा जो यहाँ पे ऑटो, पियानो, फोटो, स्टीरियो, तो ये सारे वर्ड पे ये रूल लागू नहीं होता है। अगला जो चौथा रूल है वो है चेंजिंग एस इन ई आई ई एस, यानी कि अगर आपका नाउन में सिंगुलर में वाई आता है तो वाई को हम किस में चेंज कर देंगे, वाई ई एस में। इसको हम आई ई एस में चेंज कर देंगे। रूल नंबर 4 कहता है चेंज वाई इन आई ई एस। अगर आपके नाउन में सिंगुलर में वाई आता है आखिरी में तो उसको आपको आई ई एस में चेंज करना होगा। अगर उससे पहले वाई प्रोसीडेड बाय ए कंसोनेंट, वाई प्रोसीडेड बाय ए कंसोनेंट, अगर वाई से पहले कोई कंसोनेंट आता हो, कंसोनेंट यानी कि जो वोवेल्स को छोड़ के जो भी हमारे होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि वाई से पहले अगर कंसोनेंट आता है, जैसे बेबी, तो बेबी में देखिए वाई से पहले हमारा बी है, तो बी हमारा कंसोनेंट है। तो यहाँ पे ये रूल लागू होगा कि वाई के लिए हम क्या कर देंगे, बहुवचन में आई ई एस लगा देंगे। तो ये देखिए बेबीज़ हो गया। ऐसे ही चेरी, तो चेरी में देखिए वाई से पहले हमारा कंसोनेंट आया है तो इसीलिए ये चेरीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पोनी, तो वाई से पहले हमारा कंसोनेंट आया है इसलिए पोनीज़ हो जाएगा। नेवी, वाई से पहले वी है यानी कि कंसोनेंट है तो यहाँ पे हमारा पोनीज़ हो जाएगा। डिक्शनरी, तो वाई से पहले देखिए हमारा कंसोनेंट है तो ये रूल हमारा लागू होगा। तो ये रूल कह रहा है कि वाई से पहले अगर कंसोनेंट आता है तो वाई को हम किस में चेंज कर देंगे, वाई को फिर हम लोग चेंज कर देंगे आई ई एस में बहुवचन बनाने में। इसके बाद अगला रूल है, अगर हमारा आखिरी में एफ या एफ ई आता है, एफ या एफ ई आता है तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे वी ई एस में। किस में चेंज कर देंगे, वी ई एस में। क्या क्या आता है, अगर हमारे पास एफ या एफ ई आता है, ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो इसको हम किस में बदलेंगे, वी ई एस में। जैसे थीव, तो इसको क्या हो जाएगा, एफ की जगह अब हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे एफ की जगह ई वी एस, थीव्स हो जाएगा, वी ई एस, ये थीव्स। तो एफ की जगह हमने क्या ऐड कर दिया, वी ई एस, थीव्स हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही लीफ, तो एफ की जगह क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। ऐसे ही सीफ, तो सीफ्स हो जाएगा। वाइफ, तो वाइफ्स हो जाएगा। तो ये दोनों एफ ई हट जाएगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वी ई एस, वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जैसे ब्रीफ, तो ब्रीफ्स होता है, ब्लीफ ब्लीफ्स होता है, ड्वार्फ ड्वार्फ्स होता है, ग्रीफ ग्रीफ्स होता है, गल्फ गल्फ्स होता है, सेफ सेफ्स होता है। तो ये हमें भी अपवाद भी देखने पड़ेंगे जो यहाँ पे चेंजेस इसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। अगर एफ या एफ ई आता है तो उसको वी ई एस में चेंज करते हैं। चलिए इसके बाद अगला है 6 नंबर का रूल, चेंजिंग इनसाइड। इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड दिए होते हैं बहुत ही सिंपल और उनको हमें जो बदलना होता है तो वो उनके अंदर चेंज होते हैं। जैसे मैन का मेन हो जाता है, एम ए एन एक वचन है और एम ई एन ये बहुवचन है। वैसे ही वुमन का वीमेन हो जाता है, ये आपका एक वचन है, ये आपका बहुवचन है, सिंगुलर प्लूरल।
चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, गूस का गीज हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनमें अपने से अलग से चेंज होते हैं, थोड़ा सा बदलाव अलग होता है। आखिरी है इसका रूल कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल वर्ड होता है और इसका एक सपोर्टिंग वर्ड होता है, यानी कि 2 या 3 वर्डों को मिला के एक नाउन बनता है। जैसे कि वाइस एडमिरल, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। तो ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो हमारे कंपाउंड नाउन बनते हैं। तो इसमें हम इसको जब प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हम उसमें एस लगाएंगे, लेकिन किस वाले में लगाएंगे कि 2 वर्ड होंगे या 3 वर्ड होंगे। तो सबसे जो मेन वर्ड होगा, जैसे वाइस एडमिरल में तो आपका एडमिरल आपका मेन है, तो हम एस एडमिरल में लगाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल इन प्लूरल। प्लूरल बहुवचन जब बनाएंगे वाइस एडमिरल का तो वाइस एडमिरल्स हो जाएगा। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ को, अब इसमें मेन वर्ड क्या है, ब्रदर है, तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ का फादर्स इन लॉ, ठीक है। ऐसे ही कोर्ट मार्शल, अब देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो कोर्ट है, तो कोर्ट्स मार्शल हो जाएगा। लॉकर ऑन, लॉकर्स ऑन। तो इस तरीके से आपने देखे इसके कुछ रूल जो एक वचन से बहुवचन बनाने में हमारे सहयोग करते हैं। आपको ये अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।